गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम लोग कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। चलिए शुरू करते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है इनमें से। ठीक। रिवर मानस, मानस है क्योंकि ये असम में बहती है और मतलब भूटान से निकल के असम और फिर इसमें गिरती है ब्रह्मपुत्रा नदी पे। कामेंग, कामेंग नदी भी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। महानदी ये गलत है क्योंकि महानदी कोई सहायक नदी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट नदी है ये। ठीक है, महानदी, महानंदा, सॉरी महानंदा। ठीक। तो इसका सही आंसर है महानंदा। महानंदा जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, वो याद रखना आपने। ये ट्रिब्यूट ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है। ठीक है। तो रिवर सुबनसिरी ये भी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। सही आंसर होगा इसका महानंदा। ठीक है, महानंदा गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा की सबसे पश्चिमी सॉरी सबसे पूर्वी नदी है, ये जो पूर्वी छोर पर गिरती है ये पश्चिम बंगाल में। क्लियर, ये याद रखना आपने। ब्रह्मपुत्रा नदी जो ओरिजिनेट होती है ये तिब्बत से होती है, कैलाश पर्वत के पास, मानसरोवर झील के पास। ठीक है, तो इसको वहां पे सांगपो कहा जाता है। भारत में ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के वहां पे यांग याप दर्रा है, वहां से ये प्रवेश करती है जहां पर इसको दिहांग कहा जाता है। और असम में जाके इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है वहां पे इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? तो जी ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना जो है ये एक माइंस भी हैं, उसकी डायमंड माइंस भी हैं पन्ना। ठीक, ये भी याद रखना है, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। पन्ना नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे जो है मध्य प्रदेश में पड़ते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज इन। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो कहां पर हैं? तो ये अगेन मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में हैं, गाइज ये हमारे प्राग ऐतिहासिक काल को दर्शाती हैं, हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड को, जहां पे उस समय के आदि मानव के द्वारा यहाँ पे गुफाओं में पेंटिंग्स की गई हैं, तो वो भीमबेटका में की गई का हमें एक प्रूफ मिलता है। ठीक, तो ये भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो आदि मानव या फिर हम प्रागैतिहासिक काल के इंसान की जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर मिली हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज। भारत में अधिकांश जो वर्षा पड़ती है वो कैसे पड़ती है? देखिए वर्षा जो होती है वो तीन टाइप की होती है, एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरियोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक, तो देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसी होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होती है जिसमें समुद्र से पानी भाप के तौर पर ऊपर उठता है, कंडेंसेशन की वजह से बादल बनेंगे और बारिश करते हैं, वो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरियोग्राफिक रेनफॉल होती है जब पहाड़ होते हैं और बादल इकट्ठा होते हैं, हवाएं इनको बादलों को इस तरफ ले जाती हैं, यहां पर ये कंडेंस होते हैं और इस पोर्शन में बारिश करते हैं, पहाड़ों के इस पोर्शन में, उसको बोलते हैं ओरियोग्राफिक। ठीक, तो ज्यादातर भारत में ओरियोग्राफिक ही होती है, पहाड़ों की वजह से ही यहाँ पर बारिश होती है। तो इंडिया में जो बारिश है वो ओरियोग्राफिक रेनफॉल के कारण ही होती है मोस्ट ऑफ। क्लियर। साइक्लोनिक क्या होती है? जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो हवाएं आपस में मिल टकराती हैं उसकी वजह से जो बारिश होती है वो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। क्लियर। तो ओरियोग्राफिक या माउंटेन रेनफॉल भी बोल सकते हो आप इसको, ये भारत में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरोया कोंडा है, महेंद्रगिरी है, अन्नाई मुडी है, या नन ऑफ द अबव है? देखिए यहाँ पे अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ऑप्शन में अरोया कोंडा और महेंद्रगिरी दिया है तो आपने अरोया कोंडा ही करना है, तो अरोया कोंडा इसका सही आंसर होगा वैसे तो। ठीक है, अरोया कोंडा, अरमा कोंडा, या फिर इसको जिंदगढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, जिंदगढ़ भी कहा जाता है इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगढ़ के नाम से भी इसको जानते हैं। ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, लेकिन कई बार ऑप्शन में नहीं दिया होता है, जबकि हाईएस्ट पीक यही है। ठीक है, जब जो ऑप्शन में मिलेगा आपको ज्यादातर वो महेंद्रगिरी मिलता है, क्योंकि उड़ीसा राज्य में है महेंद्रगिरी। क्लियर। तो अरमोकोंडा वैसे सही आंसर है, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अरोया कोंडा या फिर जिंदगढ़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पास इज लोकेटेड बिटवीन। दक्कन मार्ग जो है वो किसके बीच में है? तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंडमान के कुछ आइलैंड्स हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान।
ठीक है, लघु अंडमान जिसको बोलते हैं, और फिर नीचे निकोबार आएगा इसके नीचे। तो जो ये है साउथ अंडमान, ठीक है, ठीक, साउथ अंडमान ये वाला, और ये है लिटल। तो इन दोनों के बीच में जो है उसको बोलते हैं दक्कन पास, ठीक। तो ये साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में है, तो बी वुड बी द राइट आंसर। दक्कन पास जो है, दक्कन पठार जो है वो साउथ इंडिया में है, वो याद रखना है आपने। वो भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, ट्राइंगुलर शेप में है, बहुत सारे राज्य उसके अंडर आते हैं, ठीक। और दक्कन पास जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेंज इन हिमालयाज इज अ पार्ट ऑफ, हिमालय में आने वाली पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वो किसका पार्ट है? तो वो मध्य हिमालय का है, और मध्य हिमालय को हम लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेसर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, निम्नलिखित में से कौन सी शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है? भरूच, भोपाल, नागपुर, कोटा। तो देखिए भरूच जो है मध्य प्रदेश में, ये नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है, भरूच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमोस्फियर इज, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो देखिए सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटो, फिर आती है मीजो, फिर आइनो, आइनो के बाद आती है एक्सोस्फियर, सबसे लास्ट है एक्सोस्फियर, बाह्य मंडल जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु राज्य के अंदर, ठीक। ये नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में पड़ता है। पर ध्यान दें अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो है तो वो केरला और तमिलनाडु दोनों में आती है, इस तरह से ये केरला का पोर्शन, ये तमिलनाडु का पोर्शन, ठीक है। तो वो केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, अन्नामलाई पहाड़ियां, एलिफेंट माउंटेन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसकी लेकिन जो टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मुलामत, मुलामुथा या मुलामथ जो एक नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में बहने वाली एक नदी है, पुणे शहर है इसके किनारे, पुणे, ठीक है, पुणे वुड बी द राइट आंसर, ठीक। देखिए अहमदाबाद साबरमती के किनारे, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। इस तरह से ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू टेम्परेचर राइज, देखिए करंट अफेयर है ये, कौन सी रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि किस कंट्री ने टेम्परेचर राइज में सबसे ज्यादा योगदान दिया, जो नंबर 1 है जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ा है, तो वो है यूएसए, अमेरिका की वजह से हुआ है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed by the Senate of USA as the Deputy Secretary General of for Management and Resource, मैनेजमेंट और रिसोर्स के लिए सेक्रेटरी जनरल के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये भारतीय मूल के हैं, रिचर्ड आर वर्मा, इनका नाम है रिचर्ड आर वर्मा, रिचर्ड वर्मा भी बोल सकते हो आप इनको। Next question. Recently, which state government has approved the proposal to set up 3 new medical colleges? कौन से राज्य सरकार ने अभी 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है? तो ये राजस्थान में, राजस्थान वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज कंडक्टेड अ रेफरेंडम ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए रेफरेंडम वोटिंग करवाई गई, किसके द्वारा? उज्बेकिस्तान के द्वारा, तो उज्बेकिस्तान वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has become the first US state to condemn हिंदू फोबिया recently, हिंदू फोबिया मतलब हिंदू धर्म से डरने वाले या उस को कंडेम करने वाले जो लोग हैं उनको वहां से फ्री कर दिया है, मतलब इस यूएस स्टेट ने उसको फ्री कर दिया है वहां से। पहला ऐसा कौन सा राज्य बना? यह है जॉर्जिया, जॉर्जिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड कराईकल पोर्ट, कराईकल पोर्ट जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो अडानी ग्रुप ने इसको एक्वायर कर दिया है, अडानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड, ठीक है, जो प्रस्तावना है भारत की, उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उसको कितनी बार संशोधित किया गया है? तो सिर्फ एक बार ही किया गया है। कब हुआ है वो? तो गाइज 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में उसको अमेंड किया गया था, जिसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें आते हैं आपके समाजवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष जिसको पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, और बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व, ठीक, ये 3 शब्दों को
सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड फ्रेटर्निटी, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, एक ही बार इसको अमेंड किया गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, हार्ड है, मुश्किल है, फ्लेक्सिबल है, ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, या पार्टली रिजिड है पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो देखिए ये दोनों है, ये थोड़ा सा कठोर भी है और थोड़ा सा लचीला भी है। क्लियर, लचीला और कठोर दोनों ही है। लचीला क्यों, क्योंकि अमेंडमेंट के द्वारा उसको चेंज किया जा सकता है। कठोर क्यों, जो बेसिक चीजें हैं, जो रूट चीज है, उसमें चेंज नहीं लाया जा सकता, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, पर उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। Elements of many foreign constitutions have been included in the Indian constitution, मतलब बाहरी देशों के संविधान से भारत का संविधान प्रभावित हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हमने काफी चीजें दूसरे देशों के वहां से ली हैं। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप, भारतीय संविधान एकल नागरिकता देता है, बिल्कुल देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अडल्ट फ्रेंचाइजी, अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है 18 साल से ऊपर के जो वयस्क हैं वो मताधिकार दे सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनाइटरी इन स्पिरिट बिकॉज, भारत का संविधान जो है एकात्मक है भावना से, क्यों। देखिए भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों है, यूनाइटरी भी है और फेडरल भी है। तो यूनाइटरी कैसे है ये, ओनली द पार्लियामेंट हैज द राइट टू इनिशिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकता है, राज्य नहीं कर सकते। संविधान में संशोधन की अगर बात आती है तो वो बिल कहां से उठेगा, संसद से उठता है। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट इन सर्टेन सिचुएशन, बिल्कुल संसद जो है कानून बनाती है कुछ राज्यों के लिए, सर्टेन सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, तो जी बिल्कुल बनाती है। ड्यू टू ऑल इंडियन सर्विसेज, भारत में यूपीएससी एक है, तो बिल्कुल जी हाँ एक है, तो ये सारा क्या है उसकी वजह से एकात्मक बन रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज हैड द मोस्ट इन्फ्लुएंस इन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा संविधान में किसका प्रभाव रहा है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, या फिर एक्ट जो है 1935। तो भारत के संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित जो है, या फिर सबसे ज्यादा चीजें जो हमने ली है, वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से ली है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव यहां से पड़ा है। तो ठीक है, तो याद रखना आपने, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से सबसे ज्यादा चीजें जो है हमने अपने संविधान में यहां से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल। ठीक है, कौन सी ऐसी निर्धारित करती हैं चीजें जिससे भारत एक संघात्मक पता चलता है, परिसंघ चलता है पता, संघात्मक। एकात्मक का मतलब है पूरा का पूरा एक, मतलब सुप्रीम कोर्ट एक है। ठीक है, सबसे बड़ा कानून बनाने वाला पार्लियामेंट है, मतलब एक है। ठीक, तो पर लेकिन संघात्मक मतलब टुकड़ों में बटा है, पर कैसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन इनफ्लेक्सिबल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, रिटन तो है पर इनफ्लेक्सिबल तो नहीं है, वो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ये तो बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है, तो राज्यों में आपका हाई कोर्ट भी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये इसका सही आंसर होगा, सी वुड बी द राइट आंसर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। मतलब सरकार, संघ सरकार कानून बना रही है, तो राज्य सरकार भी तो कानून बना रही है, तो इसीलिए वो संघात्मक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अभिभावक या गार्डियन किसको कहा जाता है। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 124 आर्टिकल है इसका सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी सूचियां हैं संविधान में। तो 3 है। ठीक है, 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी, तो पहली है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट सूची में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कंकरेंट में दोनों मिलकर बनाती हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूलर्स ऑफ महाजनपदा इन एंशियंट इंडिया कलेक्टेड टैक्स ऑन कॉर्प्स एट द रेट ऑफ डैश ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान जो राजा थे वो फसलों के उत्पादन पर
कर वसूल करते थे, तो वो कितना होता था? देखिए महाजनपद काल में सबका, मौर्य काल से कनिष्क के टाइम तक ये सारा का सारा 1/6 ही रहता था, ठीक है, 1/6, ठीक है, तो प्रोडक्शन का 1/6 जो था वो टैक्सेबल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग परसुएडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट? महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल करने के लिए किसने राजी किया था? तो वो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक, देखिए 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक, मतलब इतने टाइम तक क्या है, ये दांडी यात्रा चली, नमक सत्याग्रह चला, ठीक है, तकरीबन 387 किलोमीटर की यात्रा रही थी, ये पैदल चले थे, ठीक, जिसमें से कितने थे गांधी के साथ? 78 अनुयायी थे, ठीक है, 78 लोग थे उनके साथ चलने वाले, ठीक, तो ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है, तो 78 थे, महात्मा गांधी साथ में थे, ठीक है, इस तरह से ये नमक सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया एंड डिड गौतम बुद्धा फर्स्ट प्रीचेस द धर्मा? ठीक है, कौन से, मतलब पहला सेरेमोन, पहला सार उन्होंने कहां दिया अपना उपदेश? तो सारनाथ में दिया है, सिंपल क्वेश्चन है ये, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप? हड़प की नीति को बोलते हैं, हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप, ये किसके द्वारा ली गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ये देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? तो गाइज, जिन राजा के आगे को मेल एयर नहीं होते थे, मतलब उनका बेटा नहीं होता था, उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वो अंग्रेज उनकी सारी जायदाद जो ले लेती थी, ठीक है। तो देखिए 1848 से लेकर 1856 का टाइम पीरियड रहा है लॉर्ड डलहौजी का, जिसमें इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप लगाया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप लगाने वाला पहली जो जगह थी जो लगाई गई थी इसके तहत, वो था सतारा, सतारा राज्य जो महाराष्ट्र में पड़ता है, सतारा, ठीक है, सतारा, ये सबसे पहली जगह थी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जहां पे लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, एहोल वाज द कैपिटल ऑफ? एहोल जो है वो किसकी राजधानी थी? तो गाइज आपको एहोल अभिलेख याद रखना है। एहोल अभिलेख किसका था? तो वो था पुलकेशीन का, पुलकेशीन टू, ठीक है, पुलकेशिन टू चालुक्य राजा है, तो चालुक्यों की राजधानी रह चुकी है एहोल, ठीक। पुलकेशिन टू जो राजा था चालुक्यों का, उसमें पता चलता है कि इसने, एहोल अभिलेख में पता चलता है ये, कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था, युद्ध में हराया था, ठीक। तो एहोल चालुक्यों की कैपिटल रह चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।